अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने डेडलॉक प्रिवेंशन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस। इन दोनों में से मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है, तो आज का टॉपिक भी बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड है, तो आपने जो है ना बड़े गौर से सुनना है। राइट, देखिए अब डेडलॉक की आपको डेफिनेशन का आइडिया हो गया। क्या होते हैं डेडलॉक्स? बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं और उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ऑप्टिमाइज करना होता है, एक तरीके से उनको सबको एलोकेट करना होता है तमाम प्रोसेसेस को। तो इसमें आज जरा देखते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक्स क्या होती हैं। बेसिकली जो प्रिवेंशन है ना, उनका ताल्लुक सिर्फ कंडीशन से है। जो हमने 4 कंडीशन डिस्कस की थी, स्ट्रिक्टली वही 4 कंडीशन है, उनमें से कोई एक अगर रिजॉल्व हो जाए तो आपका डेडलॉक आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जबकि अवॉइडेंस जो है ना, अवॉइडेंस में आप उस तरह से वो कंडीशंस तो नहीं है। इसमें आपके पास बेसिकली फ्यूचर का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास तमाम प्रोसेसेस जितने भी सिस्टम में हैं उन सब की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसेस किस वक्त डिमांड कर सकता है और उसकी क्या मैक्सिमम नीड्स हैं, मैक्सिमम को कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो वो तमाम नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब तमाम प्रोसेसेस पहले ही स्टार्ट में बिगनिंग में ही अगर वो आगाह करते हैं सिस्टम को कि भाई हमें इतनी इतनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से असेसमेंट करके और चीज़ों को प्लान कर सकता है। अब डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए आपको कुछ टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। ये मेरे पास चंद एक टर्म्स हैं आपके सामने है। सेफ स्टेट क्या होती है, अनसेफ स्टेट किसे कहते हैं, सेफ सीक्वेंस क्या होता है। तो ये रिपीटेडली ये टर्म्स यूज करेंगे, आपको इनका पहले जरा मैं ओवरव्यू ले लें। देखिए सेफ स्टेट क्या होती है। एक सेफ स्टेट हम कहते हैं कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर सके तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो तमाम प्रोसेसेस को वो एलोकेट कर सके और इस तरह से एलोकेट कर सके कि बगैर यानी डेडलॉक ना आए। तो एक बेसिकली एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक बाकायदा एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर में अब उसने देखना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने कि भी कौन सा ऑर्डर जो है वो मुनासिब है। ठीक है, कौन सी तरतीब जो है उन प्रोसेसेस की एलोकेशन की वो मुनासिब है, और कोई एक यकीनन ऐसी होती है, उसको देखना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कौन सी तरतीब जो है, कौन सा ऑर्डर जो है वो डेडलॉक से अवॉइड कर रहा है और वो डेडलॉक की तरफ नहीं जा रहा। तो इस तरह की जो स्टेट है उसे कहते हैं सेफ स्टेट। राइट जी, नेक्स्ट है जी अनसेफ स्टेट। वो ये बिल्कुल अपोजिट है उसका। और देखिए बहुत सारे ऑर्डर्स मैंने बताया आपको, बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं। ज़्यादातर सीक्वेंसेस अनसेफ स्टेट की तरफ जाते हैं और वो डेडलॉक की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऐसी स्टेट बेसिकली कि जिसमें आपका सिस्टम एलोकेट ना कर सके रिसोर्सेज को और एक तरीके से, और जाहिर है आपका सिस्टम जो है उनमें जो है डेडलॉक की तरफ जा रहा होता है, तो ये कहलाती है आपकी अनसेफ स्टेट। सेफ सीक्वेंस का मैंने आपको अभी जिक्र किया, अभी मैंने इसका जिक्र किया ऊपर सेफ स्टेट में कि जो आपका सेफ स्टेट है उसमें एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आपका जो सिस्टम है उसमें डेडलॉक नहीं आ रहा होता। ठीक है, वो बिल्कुल सेफ रहकर तमाम एक्टिविटीज जो है ना प्रोसेसेस की वो कंप्लीशन की तरफ जा रही होती हैं विदाउट डेडलॉक। तो वो जो सीक्वेंस है ना जो सक्सेसफुल बन रहा है, जो सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो एक सीक्वेंस होगा, पर्टिकुलर सीक्वेंस। देखिए आपके सामने यहाँ एक सीक्वेंस मैंने शो किया P0, P2, P1। अब ये एक सीक्वेंस है जो कि सेफ स्टेट की तरफ जा रहा है और इसी में रहकर अगर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम P0 को अगर रिसोर्स एलोकेट करे, फिर बाद में वो P2 को एलोकेट करे रिसोर्सेज और फिर P1 को एलोकेट करे, तो फिर इट मींस डेडलॉक नहीं आएगा और आपका सिस्टम चला जाएगा सेफ स्टेट की तरफ। ठीक है, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये बेसिकली आपस में रिलेटेड हैं। तीनों टर्म्स सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट और सेफ सीक्वेंस, यानी सेफ स्टेट और सेफ सीक्वेंस तो रिलेटेड है ना। ठीक है, राइट जी। नेक्स्ट जरा देखते हैं फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन। डेडलॉक अवॉइडेंस में याद रखिएगा कि आपके पास फ्यूचर नॉलेज बड़ा जरूरी है। प्रिवेंशन जो है ना, डेडलॉक प्रिवेंशन में आपको फ्यूचर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता था। वहां पर जस्ट उन्होंने उन चारों कंडीशन में से किसी एक को अगर वो रिजॉल्व कर लें तो आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास फ्यूचर नॉलेज होना जरूरी है। उसने ज़ाहिर प्लानिंग करनी है, एक एस्टिमेट निकालना है रिक्वायरमेंट्स का और फिर उसने डेडलॉक को सेफ स्टेट की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो डेडलॉक अवॉइडेंस में याद रखिएगा कि फ्यूचर नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो अगर नेक्स्ट जरा देखते हैं, इफ अ सिस्टम इज इन सेफ स्टेट देयर इज नो डेडलॉक। अभी हमने देखा कि अगर सिस्टम आपका सेफ स्टेट की तरफ जा रहा है उसमें कोई डेडलॉक नहीं होता, और अगर डेडलॉक आ जाता है सिस्टम में तो जाहिर है कि वो अनसेफ स्टेट है। ठीक है, इफ अ सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट इज अ पॉसिबल, यानी
अच्छा देखिए, ये जो आपके पास अनसेफ स्टेट होती है ना, अब यहाँ देखिए मैंने जो डायग्राम नीचे बनाई है, इसमें आगे पास एक अनसेफ स्टेट है जिसमें डेडलॉक आपको नजर आ रहा है, और सेफ स्टेट में डेडलॉक नहीं होता। तो आपकी ऐसी बात नहीं कि तमाम कि अगर आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में तो लाजमी डेडलॉक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि अनसेफ स्टेट होने के बावजूद वो डेडलॉक नहीं आया उसमें, ठीक है, कुछ ऐसी भी सिनेरियो हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो है अनसेफ स्टेट आपकी डेडलॉक की तरफ जा रही होती है, और सेफ स्टेट जो है वो आपकी विदाउट डेडलॉक जो है तमाम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रही होती है। अवॉइडेंस, मेकिंग श्योर दैट द सिस्टम विल नॉट एंटर इन अनसेफ स्टेट, यानी डेडलॉक अवॉइडेंस में इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि आपका सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट की तरफ ना जाए। देखिए ये जो डेडलॉक अवॉइडेंस है इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास सिस्टम में 24 टेप ड्राइव्स हैं, ठीक है। टोटल कितनी टेप ड्राइव्स हैं? 24, और टोटल 3 प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, P0, P1 और P2। अब देखिए ये जो टेबल है यहाँ, ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि प्रोसेस 0 की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की वो 20 है, इसको 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए P0 को लाजमी ना एक कम ना एक ज़्यादा 20 रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, और करंटली जो P0 को एलोकेटेड हैं वो 10 एलोकेटेड है, ठीक है। यानी अभी इसको मजीद ज़रूरत है 10 की, फिर ही इसका काम चलेगा, फिर ही इसकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। P1 है, उसको मैक्सिमम कितने चाहिए? 8 रिक्वायर्ड हैं, और इसको जो करंटली एलोकेटेड है वो 4 टेप ड्राइव्स जो हैं वो इसको भी एलोकेटेड हैं, ठीक है। इसी तरह P2 को मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड है अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए वो 18 है, जबकि इसको करंटली अभी जो एलोकेट हो चुके हैं, ठीक है, यानी 24 ऊपर है ना, टोटल 24 में से जो टोटल एलोकेट इसको हो चुके हैं वो कितने? 4 एलोकेट हो चुके। तो इट मीन्स P2 को तो काफ़ी ज़्यादा अभी चाहिए, रिक्वायर्ड है अभी इसको जॉब कंप्लीट करने के लिए। अब हमारे पास जो करंटली अवेलेबल टेप ड्राइव्स हैं वो कितनी रह गई? 24 में से 6 रह गई, क्योंकि आपने देखा कि एलोकेट भी तो कुछ हो चुकी हैं। टोटल आप देखें कितनी एलोकेट हो चुकी हैं, टोटल 10, 4, 4 यानी 18 जो है वो इन प्रोसेस को एलोकेट हो चुकी हैं। पीछे रह गई 6 टेप ड्राइव्स, और 24 में से 6 टेप ड्राइव्स अब करंटली अवेलेबल है। अब इन 6 टेप ड्राइव्स को ऑपरेटिंग सिस्टम ने बेसिकली मैनेज करना है और एलोकेट करना है कि भाई किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि उसके पास सिर्फ इन 6 की गुंजाइश है, इन्हीं में रहकर उसने सारा काम चलाना है। अब ये जो 6 है ना, देखें आप जरा देखें इनमें से किसकी ज़रूरत किसको चाहिए। अब क्या आप P2 को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि P2 को तो तकरीबन 14 चाहिए, जबकि आपके पास सिर्फ 6 हैं। इसके बाद आप जरा देखें, यानी आप P2 को पहले नंबर पे असाइन नहीं कर सकते, सेफ सीक्वेंस में P2 सबसे पहले नंबर पर नहीं आ रहा। उसके बाद आप देखें कि क्या P0 को आप असाइन कर सकते हैं। P0 कह रहा है मुझे 10 टेप ड्राइव्स चाहिए, जबकि आपके पास सिर्फ 6 हैं, ठीक है। इट मीन्स आप P0 को भी असाइन नहीं कर सकते आपके पास, क्योंकि ओनली 6 हैं। इट मीन्स सेफ सीक्वेंस में पहले नंबर पर ना P2 आ रहा है ना P0 आ रहा है। अब जरा P1 को चेक करते हैं। P1 कह रहा है भाई मुझे 4 टेप ड्राइव्स जो हैं मजीद चाहिए इसकी अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए। तो इट मीन्स यस ये मुमकिन है। तो हमारे पास टोटल 6 हैं, 6 में से हम 4 इसको अगर दे दें, ठीक है, अब तो फिर हमारे पास टोटल जाहिर है ये P1 अपनी जॉब कंप्लीट कर लेगी ना। टोटल इसके पास अब 6 में से हम 4 को दे दें तो टोटल 8 हो जाएंगे, और 8 के 8 ये अपनी जॉब कंप्लीट करके वापस कितनी करेगी सिस्टम को? 8 के 8 ही लौटा देगी। अब जब 8 के 8 लौटा देगी तो हमारे पास सिस्टम में अब कितनी अवेलेबिलिटी हो जाएगी? हमारे पास 10 ड्राइव्स जब P1 लौटा देगा तमाम रिसोर्सेज अपने, तो हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल कितनी हो जाएंगी? 10 ड्राइव्स हो जाएंगी। तो इन 10 ड्राइव्स में अब आपने देखना है कि अब आप P2 की नीड को पूरा कर सकते हैं या P0 की नीड को पूरा कर सकते हैं। चलें पहले जरा P2 को देखते हैं। क्या P2 कह रहा है भी मुझे 14 चाहिए, तो इट मीन्स 10 जो है वो उसके लिए काफ़ी है। तो हम P0 को चेक करते हैं। P0 कह रहा है यस मुझे 10 रिक्वायर्ड है, और हमारे पास इत्तेफाक से हैं भी 10, तो इट मीन्स हम P0 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जब हमने P0 को ये दे दिए 10 रिसोर्सेज, तो उसने हमें कितने लौटा दिए? तो देखिए P0 ने हमें कितने लौटा दिए? P0 ने हमें 20 रिसोर्सेज, यानी जो उसे 20 टोटल रिक्वायर्ड थे वो 20 के 20 ही उसने हमें लौटा दिए। अब हमारे पास टोटल अवेलेबल कितने रिसोर्सेज हो गए लौटाने P0 के लौटाने के बाद? ऑब्वियसली 20 रिसोर्सेज हो गए हैं ना अब हमारे पास। तो अब 20 हो गए, तो आप जरा देखते हैं P2 की रिक्वायरमेंट इससे मीट हो सकती है? यस हो सकती है। P2 कह रहा है मुझे 14 चाहिए, तो इट मीन्स हम 20 में से 14 रिसोर्सेज P2 को दे देंगे, और फिर P2 टोटल
जो है हमारे पास जो टोटल 18 रिसोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे लौटा देगा। तो इस तरह से हमारे पास अवेलेबिलिटी में हो जाएंगे 24। तो इस तरह से देखिए एक सीक्वेंस हमारे पास आया। सबसे पहले हमने P1 को किया, फिर हमने एग्जीक्यूट किया P2 को और एंड पर फिर P0 को किया और फिर P2 को किया। यानी देखिए यहाँ पर आपके सामने जरा क्लियर हो जाएगा। ये जो सिनेरियो है, देखिए काफी सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। पहले आप P0 को दें, फिर P1 को, फिर P2 को, फिर इसी तरह, यानी काफी सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इनमें से सारे कॉम्बिनेशंस आपके सेफ स्टेट की तरफ नहीं जा रहे, कुछ अनसेफ भी हैं। जबकि अभी हमने जो आप एग्जांपल आपके सामने रखी उसमें एक ये वाली जो स्टेट है P1, P0 और P2, ये सेफ स्टेट की तरफ जा रही है और इसमें आपका सिस्टम डेडलॉक की तरफ नहीं जा रहा। बाकी सारी अनसेफ स्टेट्स हैं, जबकि एक ही है जो सेफ स्टेट है। इसे आप कहते हैं दिस इज अ सेफ सीक्वेंस, जो सेफ स्टेट की तरफ जा रहा है। राइट, जब हम आते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के सॉल्यूशंस की तरफ, इसको सॉल्व करने के लिए दो हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं। एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम यूज करते हैं, दूसरा बैंकर्स एल्गोरिथम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंकर्स एल्गोरिथम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। मगर हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी थोड़ा सा देखेंगे, इससे भी रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकता है। याद रखें जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये एफिशिएंट है और बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बैंकर एल्गोरिथम बड़े लेवल पर अप्लाई किया जाता है। जाहिर है उसने इनएफिशिएंट तो हो ही जाना है। जबकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ चंद एक रिसोर्सेज जब हो आपके पास सिस्टम में, चंद एक प्रोसेसेस हो, चंद एक रिसोर्सेज हो, फिर आप बैंकर्स एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करते, फिर आप इसी को रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे, दोनों की एग्जांपल देखेंगे। जरा इनको देख लें। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है सिंगल इंस्टेंट टाइप रिसोर्स है, यानी ये एक ही रिसोर्स जब हो आपके पास, एक रिसोर्स के इंस्टेंसेस हो, ये उन्हीं में जो है ना ये ज्यादातर अप्लाई होता है। जबकि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो मल्टीपल इंस्टेंस टाइप रिसोर्स है कि जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो, आपके पास प्रिंटर भी हो, आपके पास उसकी प्रिंटर की कापियां भी हो, ठीक है, फिर स्कैनर की कापियां हो, टेप ड्राइव, हार्ड ड्राइव, यानी एक काफी बड़ी रेंज हो आपके पास रिसोर्सेज की, उसमें आप अप्लाई करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, बाकायदा टेबल बनाकर आप इसमें टेबल भी यूज करते हैं। जबकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में जाहिर है एक ही होता है, प्रिंटर है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एक ही रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस होंगे, तो वहां पर आप टेबल ऐसा सच नहीं बनाते, वहां आप जस्ट एक ग्राफ बनाकर, एक डायग्राम बनाकर ही चेक कर लेते हैं कि वो सर्कुलर वेट की तरफ तो नहीं जा रहा। बस यही चेक करना होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कि सर्कुलर वेट जो है ना वो एक साइकिल ना बने। आपने पढ़ा था ना प्रिवेंशन में, सर्कुलर वेट बन जाता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। राइट, तो ये जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ये सूटेबल है चंद प्रोसेसेस के लिए और बैंकर एल्गोरिथम ज्यादा प्रोसेसेस और रिसोर्सेज के लिए। जबकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ये सिस्टम की स्टेट को यूज करता है, ग्राफ के थ्रू ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, जबकि बैंकर एल्गोरिथम जो है ये टेबल को यूज कर रहा होता है। यही चंद एक प्रॉपर्टीज हैं, आपने याद रखना है और इनमें से कुछ एग्जाम में भी आ सकता है। राइट जी, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को समझने के लिए आपने जरा इन एरोज को ठीक से समझना है कि ये क्या है। देखें, ये जो है ना ए, ये एक प्रोसेस है, जबकि आर एक रिसोर्स है। अब ये जो डायरेक्शन है ना आप देख रहे हैं एरो की, कि ये ए से टुवर्ड्स रिसोर्स है, ये वाला जो पहले वाली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिस वन, इट मीन्स कि ए मांग रहा है रिसोर्स, डिमांड कर रहा है रिसोर्स को, और इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एज। क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट एज। यानी जब भी एक प्रोसेस डिमांड करेगा एक रिसोर्स की तो इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एज। इसी तरह जब डिमांड करने के बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ए को रिसोर्स एलोकेट कर दे तो इसकी ये डायरेक्शन हो जाएगी, यानी रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। इट मीन्स कि ए अब ऑक्यूपाई कर चुका है इस रिसोर्स को, या अगर ये रिसोर्स कोई प्रिंटर है इट मीन्स ए इस पर वर्क कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट एज, कि आपका रिसोर्स जो है वो असाइन हो चुका इस प्रोसेस को। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जरा देखिए नीचे, इसे कहते हैं क्लेम एज। क्लेम एज से मुराद है कि ए फ्यूचर में क्लेम कर सकता है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है फ्यूचर की, नॉट करंटली। ये जो ऊपर वाले थे ना ये तो थे करंटली, कि फौरी तौर पर ए ने डिमांड किया और ए को असाइन कर दिया गया रिसोर्स, जबकि यहाँ पर डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये आपके ये फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि ए डिमांड कर सकता है। ए ने अपनी पॉसिबिलिटी बताई है कि मुझे शायद जरूरत पड़ जाए, मैं डिमांड कर सकता हूँ ये वाला रिसोर्स, तो शायद जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए फिर इसकी प्रोविजन रखी जाती है कि कहीं डेडलॉक्स ने असेसमेंट करनी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कहीं डेडलॉक तो नहीं आ रहा है इसकी वजह से। देखिए इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की आगे यहाँ डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसमें दो रिसोर्सेज हैं R1 और R2, जबकि दो प्रोसेसेस हैं A1 और B।
अब देखिए ये जो सॉलिड लाइन आपको ऊपर नज़र आ रही है, दो सॉलिड लाइन नज़र आ रही हैं R1 के साथ। तो ये जो R1 है इसके ऊपर कौन ऑक्यूपाइड है? A, यानी A के पास है ये, जबकि B इसको डिमांड कर रहा है, ठीक है, मांग रहा है कि B की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, उसकी जॉब कंप्लीट नहीं हो रही इसके बगैर, तो उसने डिमांड कर दी, डिमांड वो कर चुका, प्लेस कर चुका, जबकि ये A के पास है। जबकि जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि R2 जो है कोई और टेप ड्राइव हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, तो ये डिमांड कर सकता है फ्यूचर में, और B भी इसको डिमांड कर सकता है, उसने ये असेसमेंट की ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है। अब सपोज फ्यूचर में B जो है ना ये असल में एक्चुअली डिमांड कर लेता है, सपोज, ठीक है ना, जाहिर है फ्यूचर का एक असेसमेंट उसने की तो डिमांड कर सकते हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि B ने डिमांड अगर कर लेता है तो फिर यानी वो अपने माइंड में सोच रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कि अगर B डिमांड कर लेता है और फिर वो जाहिर है ये रिसोर्स अगर B को एलोकेट कर देता है, इस तरह से मैंने देखे रिसोर्स एलोकेट किया तो उसकी सॉलिड लाइन बना दी, तो अब हमने ये रिसोर्स टू B को एलोकेट कर दिया सपोज कर लें, और उसके बाद फिर A भी डिमांड कर देता है, ठीक है, A भी उसी तरह से जिसे हमने सोचा था वो डिमांड कर लेता है, तो जाहिर है फिर इस तरह की एक सॉलिड लाइन आ जाएगी A टू R2, यानी A डिमांड कर लेता है असल में R2 का। आप देखें आपको यहाँ एक साइकिल नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है ना ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो अब देखें आपको ये क्लियर हो गया कि एक साइकिल बन रहा है यहाँ, यानी यहाँ पर एक साइकिल बनने की गुंजाइश है, तो इट मींस R2 को ये ऑपरेटिंग सिस्टम B को नहीं देगा, बेशक B डिमांड कर लेता है, ठीक है, सिस्टम जो है वो डेडलॉक की तरफ जा रहा है, एक सर्कुलर वेव बन रहा है यहाँ। तो ये था आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, यानी इस तरह से आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वो डिसीजन करता है, और सिंगल रिसोर्स के साथ, सिंगल रिसोर्स इंस्टेंस के साथ आप देखें हर एक के पास, यानी अगर यहाँ पर एक रिसोर्स की मल्टीपल कॉपीज अगर होती तो फिर उसमें ये वाला एल्गोरिथम वर्क नहीं करता, उसके लिए फिर आपको उसके बैंकर एल्गोरिथम की तरफ जाना पड़ता है। जरा हम देखते हैं जी बैंकर एल्गोरिथम के, जरा अब देखिए बैंकर एल्गोरिथम में आपको यहाँ एक टेबल नजर आ रहा है, बेसिकली आपके पास 3 इसमें एल्गोरिथम्स हैं, इसका जरा वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफरेंट एल्गोरिथम ये फॉलो करता है। यहाँ पर टोटल देखिए 5 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, और वो है P0, P1, P2, P3 एंड P4। अब और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो 3 रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स A, रिसोर्स B और रिसोर्स C, और इन्हीं की मजीद कापियां हैं हमारे पास, यानी इंस्टेंसेस हैं, ये जो कापियां हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास A टाइप के अगर 10 इंस्टेंसेस हैं तो इट मींस मेरे पास 10 प्रिंटर्स हैं, और अगर B टाइप के अगर 5 टोटल है मेरे पास इंस्टेंसेस तो इट मींस मेरे पास 5 टेप ड्राइव्स हैं, और C जो है अगर कोई C हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क के मेरे पास 7 इंस्टेंसेस हैं टोटल, ठीक है, यानी टोटल जो मेरे पास इनके रिसोर्सेज बन गए वो कितने बन गए, 10, 5, 15 और 7, 22, यानी टोटल मेरे पास 22 जो है वो टोटल रिसोर्सेज हैं, मगर हैं 3 ही, उन्हीं के आगे कापियां, उन्हीं के आगे इंस्टेंसेस हैं, राइट। अब देखिए हर एक प्रोसेस जो है ना, फॉर एग्जांपल P0 जरा देखें यहाँ पे जो सिनेरियो है ये वाला मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, ये P0 को जो एलोकेटेड है इस वक्त A की कोई कॉपी, कोई इंस्टेंस एलोकेटेड नहीं है, जबकि इसको B की एक कॉपी ऑलरेडी एलोकेटेड है और C की कोई एलोकेट नहीं है, जबकि इसको जरूरत है B, जिसको मैक्सिमम चाहिए ना वो ये चाहिए 753, यानी A की 7 चाहिए, B की 5 इंस्टेंसेस चाहिए और C के उसको 3 इंस्टेंसेस चाहिए, जबकि करंटली एलोकेटेड उसको ये वाले हैं, जबकि हमारे पास सिस्टम में जो अवेलेबल है ना वो रिसोर्सेज अभी बकाया जिनके थ्रू हमने मीट करना है, सारा निज़ाम चलाना है, इन अवेलेबल को सही से मैनेज करना है कि सारा निज़ाम चल सके, इन सब का निज़ाम चल सके। तो जाहिर है तो इस मीन्स आप बिल्कुल इसी तरह आप देखें P1 की भी कुछ एलोकेशंस हैं और कुछ इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हर रिसोर्स ने, हर प्रोसेस ने पहले से बता दी भाई मेरी ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, और इसको करंटली हर एक की कुछ एलोकेशंस भी हैं, हर एक को करंटली अब ये जो P2 है इसको 3 एलोकेटेड है A की कापियां और 2 हैं C की कापियां, जबकि ये इसकी रिक्वायरमेंट है 902 इसकी क्या है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। ये मैक्सिमम जब तक इसको नहीं मिलेंगे तब तक P2 का गुजारा नहीं चलेगा, P2 अपनी जॉब कंप्लीट नहीं कर सकता। अब जरा ये कह रहा है भाई इस सिस्टम में सवाल पूछ रहा है इस सिनेरियो में कि ये सिस्टम सेफ स्टेट की तरफ जा रहा है। अब आपने सोचना है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर आपने जरा फैसला करना है कि क्या ये सिस्टम कौन सा ऐसा सीक्वेंस होगा, सेफ सीक्वेंस जो आपका जो है इसकी तरफ सेफ स्टेट की तरफ जा रहा है, डेडलॉक के बगैर जा रहा है। एक्सरसाइज सोल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर हो, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्डर्स भी हो सकते हैं जो कि सेफ स्टेट की तरफ जा रहे हैं। हम जरा देखते हैं उनमें से कौन सा सोल्यूशन वायबल है हमारे लिए।
अच्छा देखिए, यहाँ एक और बात है कि इस पर जाने से पहले जो यहाँ पे मैंने नीड का एक और मैट्रिक्स भी आपके सामने रखा है, लेकिन ये नीड का मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे? अगर देखें आपके पास स्टार्ट में सिर्फ 3 थे मैट्रिक्स, एक अवेलेबल का था, ठीक है, एक था एलोकेशन का और एक मैक्सिमम का। जबकि अगर आप मैक्सिमम में से एलोकेशन को माइनस कर दें तो आपको ये नीड मैट्रिक्स मिल जाता है। देखिए मैंने माइनस किया ना, फॉर एग्जांपल ये अगर आप ये देखें 753 है, जिस तरह ये इसमें से अगर आप 013 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 743। तो इस तरह से आपने नीड मैट्रिक्स को फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। इसमें आपने देखना है कि जो सपोज आपने सबसे पहली जरा देखनी है कि क्या P0 की नीड जो है वो इस अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे पास है 332 अवेलेबल है, जबकि 743 इसकी रिक्वायरमेंट है। क्या ये मीट हो रही है? यानी आपकी जो अवेलेबल है ना, इसको ज्यादा होना चाहिए, जबकि नीड को कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ही ये P0 की नीड पूरी हो सकती है। अब जरा देखें, इसको मैंने आगे यहाँ पे सॉल्व किया। अगर इफ 743 इज लेस देन इक्वल टू 332, हालांकि ये तो फॉल्स है, ठीक है, 743 तो लेस देन भी नहीं है, ना इक्वल टू है 332 के। इसको जरा दोबारा देखें, क्या 743 लेस देन या 332 के इक्वल है? नो। अगर नो है तो ऑब्वियसली ये आगे ऐड भी नहीं करेगा, ना ये, ठीक है ना, ऐड नहीं करेगा, तो इट मींस ये इसको इग्नोर कर देगा और अगली पॉसिबिलिटी को देखेगा। क्या P1 जो है इसके लिए वो कर रहा है या नहीं? जरा हम देखते हैं P1 की तरफ। P1 में 122 इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, और 122 का ये मवाजना करेगा 332 अवेलेबिलिटी के साथ। यानी ये देखेगा इफ 122 इज लेस देन इक्वल टू 332, यस, यहाँ ये इक्वेशन मैच हो रही है और मीट हो रही है, यानी इसकी जो जरूरत है वो अवेलेबिलिटी से कम है, और इसकी जरूरत पूरी हो सकती है P1 की। तो यहाँ पर चूंकि ये यस हो रही है कंडीशन, तो अब ये आगे क्या करेगा? आगे देखिए 332 में 200 ऐड कर रहा है। अब ये 200 कहाँ से आ गया? 200 से मुराद है ये जो आप देखें P1 को, जाहिर है ये जो इसको जरूरत थी ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको दे दिया। 122 की इसको जरूरत थी, 122 की, ए की 1 कापी, बी की 2 कापियां और सी की 2 कापियां चाहिए थी इसको। तो अवेलेबल में इसके पास सफिशिएंट है और वो इसको दे देगा। तो फिर P1 अपने सारे के सारे जो थे ना, एलोकेशन जो थी इसकी कितनी थी? वो इसकी एलोकेशन थी 200, ये वाली जो इसको एलोकेटेड थे, तो ये लौटा देगा। जब ये 200 अपने लौटा देगा तो जाहिर है अवेलेबिलिटी का हमारा जो मैट्रिक्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हम 332 में 200 को ऐड कर देंगे। कैसे? ऐसे 332 में हमने 200 को ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास अवेलेबिलिटी में ए की 5 कापियां हो गई, बी की 3 कापियां हो गई और सी की 2, यानी 532 हो गया हमारा अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास जो सेफ सीक्वेंस में मैंने नीचे P1 लिख दिया यहाँ पर, तो इट मींस P1 को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सेफ सीक्वेंस में अभी पहला हमारे पास प्रोसेस आ गया P1। नेक्स्ट, अब देखें यहाँ मैंने 00 शो कर दिया, आपको नजर आ रहा है। अब P1 के पास, P1 ने सारे रिसोर्सेज जो थे अपने वो लौटा दिए सिस्टम को, ना इसके पास कोई एलोकेटेड अब नहीं है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं जी, P2 की रिक्वायरमेंट कितनी है? P2 को चाहिए 600, और क्या 600 532 से लेस है? जरा चेक करते हैं, क्या 600 532 से लेस है? नो। तो पहले नंबर पे हमें ए की मैचिंग में ही पता लग गया कि 6 जो है 5 से बड़ा है, तो इट मींस ये नो है, तो आगे ये फर्दर कैलकुलेशन नहीं करेगा, और फिर इट मींस ये आगे जाएगा, ये P3 पर जाएगा, ठीक है। P2 उसको मैच नहीं कर रहा। P3 का जरा देखते हैं, क्या 011 लेस है 532 से? यस, यहाँ ये उससे लेस है। यहाँ देखिए 0101 लेस है 532 से, यस। तो इट मींस ये अब ऐड करेगा 532 में क्या? 211, यानी P3 के पास जो रिसोर्सेज एलोकेटेड थे ना 211 इसको मिले हुए थे ऑलरेडी, ये लौटा देगा सिस्टम को। तो अब सिस्टम में 532 में 211 ऐड कर दें तो हमारे पास कितने हो जाते हैं? 743, यानी 743 सिस्टम अवेलेबल में आ गए। और P3 को मैंने ऐड कर दिया सेफ सीक्वेंस में, देखें आपको नीचे नजर आ रहा है, यानी P1 के बाद आप किसको एग्जीक्यूट करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम P3 को दे देगा रिसोर्सेज। P1 को पहले उसने दिए तमाम रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के में से, फिर P3 को दिए, तो इस तरह से एक सेफ सीक्वेंस नीचे हमारे पास बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम जरा नेक्स्ट देखते हैं इसकी 431, P4 के जो 431 है, क्या ये 743 अवेलेबिलिटी से लेस है? यस, अभी लेस है।
और ये आगे फर्दर ऐड करेगा। 743 में इसने क्या ऐड किया, 002। 002 कहाँ से आया, P4 का। आप देखें ये एलोकेटेड था, जो P4 को ये एलोकेटेड है ना 002, तो ये 002 यानी 2 C की कापियां वापस कर देगा सिस्टम को। तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 745 हो जाएंगे रिसोर्सेज, राइट। अब देखिए अब हमारे पास टोटल P1 P3 P4 आ चुके हैं सेफ सीक्वेंस में। अब अभी भी दो रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या P0 या P2 जो है क्या वो मीट हो रहा है उनमें से। आप उसी सीक्वेंस में देखेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सीक्वेंस में हम P0 को जरा देखेंगे, P0 को, ठीक है। P0 का क्या है, 743 उसको रिक्वायर्ड है। तो क्या ये 745 से लेस है, यस ये 745 से लेस है। और तो फिर हम ऐड कर देंगे इसमें 010, 745 में 010 जरा ऐड करेंगे। तो 01 कहाँ से आया, ये देखें आप एलोकेशन में 010 लिखा हुआ है। तो ये हमने उसको, अब जब इसने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, फाइनल अवेलेबिलिटी 755। ये देखिए 755 अब हमारे पास अवेलेबल हो गया और P0 को हमने सेफ सीक्वेंस में ऐड कर दिया। बिल्कुल इसी तरह इसके बाद हम P2 को भी ट्राई करेंगे। अब हमारे पास देखें अवेलेबिलिटी में 755 है और नीड जो है ना P2 की कितनी है, 600 है। तो इट मीन्स 600 की नीड पूरी हो सकती है इस अवेलेबिलिटी में। तो अब हम आगे फर्दर एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। 600 लेस है 755 से, यस। और 755 में हम 302 ऐड कर देंगे। 302 कहाँ से आया, देखें आप 302 P2 को एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो वो 302 हम उसको वापस एलोकेट कर देंगे अवेलेबिलिटी में और उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितनी कापियाँ होगी, 10 A की हो गई और B की हो गई 5 और C की हो गई 7। तो इस तरह से देखें अब मैंने अवेलेबिलिटी को अपडेट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल जो सीक्वेंस आ गया वो आ गया P1 P3 P4 P0 और P2, ठीक है। इससे हटकर भी सीक्वेंस आ सकता है, एक से ज्यादा सेफ सीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है बेंकल एल्गोरिथम का फाइनल एक ऑर्डर आ गया कि जिसके तहत ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा जो ना रिसोर्सेज को देगा। पहले वो P1 की रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा, फिर P3 की रिक्वायरमेंट को एंड अप टू सो ऑन P4 P0 एंड P2। अब जरा देखते हैं जिसके एमसीक्यूज। आई होप कि देखिए असल चीज़ है एमसीक्यू, इनको एल्गोरिथम को समझना। जब एल्गोरिथम आपने समझ लिया, फिर हर तरह का एमसीक्यूज अगर चेंज होकर भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो असल चीज़ अब आपने समझ लिया है, अब जैसा भी एमसीक्यूज अगर आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जी पहला हमारे पास एमसीक्यू है, अ स्टेट इज सेफ इफ। स्टेट आपकी सेफ होती है कब होती है, इफ द सिस्टम क्रैशेस ड्यू टू डेडलॉक occurrence, नो। इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइडेड इट, यस। ये यहाँ बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। यहाँ वो कह रहा है कि सिस्टम अगर एलोकेट कर रहा है ना रिसोर्सेज प्रोसेसेस को और ऐसे ऑर्डर में कि वो डेडलॉक भी अवॉइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये आपका सिस्टम सेफ की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है द स्टेट कीप्स द सिस्टम प्रोटेक्टेड एंड सेफ, नो। तो जस्ट बी ही यहाँ क्लिक हो रहा है, द आंसर इज बी। A system is in a safe state only if there exists a safe allocation, यानी आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा अगर if there is exists a क्या होगा आपके पास, देखिए सेफ सीक्वेंस होगा, ठीक है। एक सेफ सीक्वेंस में एक ऑर्डर में आपका प्रोसेस होंगे, फिर ही एक सेफ स्टेट जो है वो बनेगा। इट मींस द आंसर इज सी, यस। ऑल अनसेफ स्टेट्स आर, देखिए ऑल अनसेफ सेफ स्टेट्स आर डेडलॉक, नो। हमने देखा था उस वक्त के तमाम अनस्टेट स्टेट्स में नॉर्मल ज्यादातर जा रही होती हैं डेडलॉक्स की तरफ, मगर जरूरी नहीं है कि वो डेडलॉक्स भी हों, ठीक है। ज्यादातर जा रही होती है मगर जरूरी नहीं है कि तमाम की तमाम डेडलॉक्स कह रहे हैं। सो द आंसर इज बी, ठीक है। यानी जरूरी नहीं है कि तमाम अनसेफ स्टेट्स जो है वो डेडलॉक्स हों, यानी कुछ ऐसी स्टेट्स भी होती हैं जो डेडलॉक्स नहीं भी होती। सो the answer is B. All unsafe states are not deadlocks. If next है जी, if no cycle exists in the resource allocation graph, अगर आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या होगा, क्या the system will be not be in a safe state? No. Then the system will be in a safe, yes, ठीक है। यानी आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो बी यहाँ क्लिक कर रहा है, yes, the answer is B. The resource allocation graph is not applicable to a resource allocation system with that। देखिए resource allocation graph जो है वो applicable नहीं है, कौन से उसके लिए आपको पता है, ये मल्टीपल
इंस्टेंसेस वाले सिस्टम के लिए नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ सिंगल वाले के लिए है, तो उसने कह दिया नॉट, तो इट मींस ए वजह यहाँ पे क्लिक करा है। बी भी देख लें, विद अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच, नो, विद सिंगल एलिमेंट, नो। आपको पता है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस और ई रिसोर्स से क्या मुराद है कि यानी एक रिसोर्स की मल्टीपल कापियां जो हैं, यानी एक प्रिंटर है तो अगर उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो एक से ज्यादा प्रिंटर्स हैं, और अगर एक ही इंस्टेंस है तो इट मींस उस प्रिंटर की सिर्फ एक ही कापी है, सिंगल इंस्टेंस जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ए आ रहा है आपका, द आंसर इज ए। नेक्स्ट, द बेंकर्स एल्गोरिथम इज डैश देन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये देखिए बेंकर एल्गोरिथम हमने देखा था उस वक्त कि ये लेस एफिशिएंट है क्योंकि ये ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा प्रोसेसेस को डील कर रहा होता है, तो इसकी एफिशिएंसी डेफिनेटली कम हो जाती है, और तो वो छोटे पैमाने पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज होता है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सो लेस एफिशिएंट, डेफिनेटली ए। द डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन द बेंकर एल्गोरिथम आर। देखें आपने बेंकर एल्गोरिथम पढ़ा, उसमें कितने डाटा स्ट्रक्चर्स थे? अवेलेबल का एक था मैट्रिक्स, एक नीड का मैट्रिक्स था, ठीक है, एक एलोकेशन का मैट्रिक्स था, तो तीनों थे, ठीक है, तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यस, द आंसर इज डी। द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड इज। देखें आपने जो नीड वाला मैट्रिक्स बनाया था ना, मैंने बनाया था, तो कैसे बनाया था? मैंने वहां माइनस किया था किसी को, किसको, किस में से माइनस किया था? मैंने बेसिकली मैक्सिमम वाले को एलोकेशन में से माइनस किया था, ऐसी है ना। देखें और भी ऑप्शंस हैं, एलोकेशन में से अवेलेबल माइनस किया, नो, अवेलेबल को तो हमने छेड़ा ही नहीं, ठीक है, ए और बी में अवेलेबल लिखा हुआ है। सी है मैक्सिमम में से उसने एलोकेशन को माइनस किया, या सी और डी में से कोई एक हो सकता है, मगर मैक्सिमम में से आप एलोकेशन को माइनस करेंगे बेसिकली तो फिर आएगा, ठीक है, सो द आंसर इज सी। यस। Each request requires that the system consider the dash to decide whether the current request can be satisfied or must wait to avoid a future possible deadlock. यहाँ ये बता रहा है कि हर रिक्वेस्ट जो होती है प्रोसेस की तरफ से तो सिस्टम उसको कंसिडर करता है और किस चीज़ से कंपेयर करता है, बेसिकली वो देखता है, अपने एनालाइज करता है तमाम रिसोर्सेज जो उसके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिलती जुलती स्टेटमेंट को आपने ज़रा इसमें देखना है। देखें ए जो है ना वो सूटेबल है यहाँ पर कि तमाम एक सिस्टम जो है वो जितने भी रिसोर्सेज हैं करंटली जो उसको अवेलेबल होते हैं वो उनको असेस करता है, और क्यों? ताकि वो डिसाइड कर सके कि करंट रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना है या उसको इंतजार करवाना है, यानी उसी वक्त रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिसोर्स को एलोकेट कर देना है या उसको वेट पर रखना है ताकि फ्यूचर पॉसिबल जो डेडलॉक है उससे अवॉइड। तो इसमें ए ऑप्शन आ रही है। बी भी देख लें, प्रोसेसेस दैट हैव previously been the system, no, पुराने प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज करंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस, नो, फ्यूचर रिक्वेस्ट एंड रिलीजेस ऑफ ईच प्रोसेस, नो। तो इसमें जस्ट ए ही जो है वो क्लिक कर रहा है, सो आंसर यस, द आंसर इज ए। Given a priori information about the dash number of process resources of each type that may be requested for each process, it is possible to construct an algorithm that ensures that the system will never enter a deadlock state. वो कह रहा है given a priori information, priori से मुराद यानी पहले से उसको पता लग जाए, कुछ इंफॉर्मेशन पता लग जाए किसके बारे में, अबाउट द डैश नंबर ऑफ रिसोर्स, क्यों कुछ उसको अगर हम इसमें सपोज मिनिमम अगर फीड करें या मैक्सिमम करके देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज का अगर पता लग जाए आपके सिस्टम को, तो फिर वो क्या कर सकता है कि इट मे बी रिक्वेस्टेड फॉर ईच, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एल्गोरिथम, यानी वो उसकी बेस पर एक एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और दैट इंश्योर्स दैट द सिस्टम विल नेवर, और उसकी बेस पे इंश्योर कर सकता है कि सिस्टम कभी डेडलॉक में स्टेट में ना आए, एंटर ही ना हो। यानी फिर यही मेरे ख्याल में क्लिक कर रहा है मैक्सिमम, यानी एक सिस्टम को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पहले से तमाम रिसोर्सेज की ताकि वो प्लान कर सके, डेडलॉक से अवॉइड कर सके। तो यहाँ पर सी क्लिक कर रहा है। लेट्स सी, यस, द आंसर इज सी, राइट। सो दैट्स इट, सो दैट इज अबाउट द डेडलॉक अवॉइडेंस। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।